ओके, तो आज हम पढ़ेंगे मैरी पार्कर फूलेट के बारे में। ओके, तो शुरू करते हैं आज का ये सेशन हमारा। ओके, तो मैरी पार्कर फूलेट जो कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक इम्पोर्टेंट स्कॉलर है। उनका बर्थ हुआ था 1868 में और 1933 में उनकी डेथ होती है। 1933 में और क्या क्या हुआ था? 1933 में मोंटेविडियो कन्वेंशन ऑन राइट्स ये हुआ था, ठीक है, जो कि हमें मोंटेविडियो कन्वेंशन बताता है कि जो स्टेट में चार एलिमेंट्स होते हैं वो है पॉपुलेशन, टेरिटरी, इसके अलावा रिकॉग्निशन बाय अदर स्टेट्स और है गवर्नमेंट। ठीक है, सोवरेनिटी एक एलिमेंट होता है स्टेट का, इसके बारे में नहीं बात करता मोंटेविडियो कन्वेंशन जो कि 1933 में हुआ था। ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में कहा गया कि सोवरेनिटी एक एलिमेंट है स्टेट का, जो कि 1648 में हुई थी, ये बात हमें पता है। ओके, 1933 में और क्या हुआ? 1933 में एल्टन मेयो की बुक आती है, ह्यूमन रिलेशन बुक से जुड़ी, ह्यूमन रिलेशन अप्रोच से जुड़ी हुई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। वो बुक का नाम क्या है? ये आपके लिए क्वेश्चन बनता है, आपने लिख के मुझे बताना है। इसी साल और क्या हुआ था 1933 में? 1933 में क्या हुआ था कि यूएसए ने रशिया को एज अ स्टेट रिकॉग्नाइज किया था और रशिया के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाना शुरू किया था। अगर हम और बात करें तो इसी साल और क्या हुआ था? तो इसी साल कांग्रेस के अंदर ही एक सोशलिस्ट कांग्रेस नाम का विंग या फिर पार्टी बनी थी। 1933 में ये सारी चीजें हुई हैं। ओके ओके, द ह्यूमन प्रॉब्लम्स ऑन इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। ओके, ये बुक का नाम है एल्टन मेयो का। ओके, तो अभी आगे बढ़ते हैं। मैरी पार्कर फूलेट के बारे में बात कर रहे हैं, तो वो एक अमेरिकन सोशल वर्कर थी, मैनेजमेंट कंसल्टेंट थी, फिलोसोफर थी और पायोनियर थी। किस फील्ड में? इन द फील्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी एंड ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। तो पहला पॉइंट हमारा यही बनता है कि कब उनका बर्थ हुआ, कब उनकी डेथ हुई। दूसरा पॉइंट हमारा ये बनता है कि वो ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी और ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर की पायोनियर मानी जाती है, इस थ्योरी की। ओके, ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी की। चेस्टर बर्नार्ड भी इसी के साथ जुड़े हुए हैं। ओके, पॉइंट नंबर 3 जो हमें नोट डाउन करना है वो ये है, अलोंग विद लिलियन गिलबर्ट। लिलियन गिलबर्ट और अलोंग विद का मतलब साथ में मैरी पार्कर फूलेट, दोनों को क्या है कि वन ऑफ द टू ग्रेट वीमेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स कहा जाता था। क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी के टर्म्स में क्या कहा जाता था? ग्रेट वीमेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स। तो ये चीज आपको याद रखनी है, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है कि किसे कहा गया कि टू ग्रेट वीमेन मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स। तो ये बात आपको याद रखनी है। और इसके साथ ही आपको क्या याद रखना है? क्लासिकल मैनेजमेंट थ्योरी के टाइम पे नहीं बोला जाता था। ओके, कहीं पे नाम आ जाए लिलियन गिलबर्ट, साथ में कौन था जिसे कि टू ग्रेट वीमेन कहा गया है? मैरी पार्कर फूले है। ये मैरी पार्कर फूले आ जाए तो वो तो आपको याद ही रहेगा, साथ में लिलियन गिलबर्ट है। ये दोनों नाम आपने याद रखने हैं। ओके, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला जो इनका कंसेप्ट है वो है कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट का। कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट का इनका जो कंसेप्ट है वो हमें समझना पड़ेगा। जो एक यहाँ पे ये रियलिस्ट आर्ग्यूमेंट को प्रेजेंट करती हैं, एक रियलिस्ट आर्ग्यूमेंट को प्रेजेंट करती है। रियलिज्म हमें क्या बताता है कि जो वॉर है उसे पूरी तरीके से कभी भी नहीं रोका जा सकता। जो लिबरल अप्रोच है आईआर की, जिसे प्रोपाउंड करते हैं वुड्रो विल्सन और नॉर्मन एंजल, तो लिबरल अप्रोच आईआर में हमें ये बताती है कि वॉर को रोका जा सकता है, वॉर को खत्म किया जा सकता है, वॉर के ऊपर फुल स्टॉप लगाया जा सकता है। लेकिन रियलिस्ट कहते हैं कि वॉर को नहीं रोका जा सकता, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बने रहेंगे। वॉर को कम किया जा सकता है, वॉर के चांसेस को कम किया जा सकता है, वॉर के इंपैक्ट को कम किया जा सकता है, लेकिन पूरी तरीके से वॉर को नहीं रोका जा सकता, प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। इसी तरीके से यही रियलिस्ट आर्गुमेंट को मैरी पार्कर फूले ने बात की। वो क्या बात की कि ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बना रहता है। ये मैरी पार्कर फूले ने बात की। क्या बात की कि ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट बने रहते हैं, ऐसी उन्होंने बात की कि ऑर्गेनाइजेशन में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट बने रहेंगे। ये एक रियलिस्ट आर्गुमेंट था और इसे पूरी तरीके से
कभी भी नहीं खत्म किया जा सकता जो ऑर्गेनाइजेशन में कॉन्फ्लिक्ट होते हैं। क्यों कॉन्फ्लिक्ट होते क्यों हैं? तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको पता है कि कोई ऑर्गेनाइजेशन एक इंसान से तो नहीं बनती। हमने चेस्टर बर्नार्ड का ही कल ही एक एग्जाम्पल एक डेफिनेशन पढ़ी थी चेस्टर बर्नार्ड की। कल हमने डेफिनेशन किसके बारे में थी? ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है चेस्टर बर्नार्ड के अकॉर्डिंग जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग जो कोऑपरेट कर रहे हैं एक कॉमन एम के लिए। यानी कि वहां पे दो या दो से ज्यादा लोग होंगे ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, अकेला बंदा तो नहीं ऑर्गेनाइजेशन होता। तो जहां पे दो या दो से ज्यादा लोग हैं तो यहाँ वहां पे दो या दो से ज्यादा ओपिनियन भी तो होंगे ना। क्या बात निकल कर आई कि मैरी पार्कर फुलेर ने क्या कहा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जितने लोग होते हैं उतने ओपिनियन होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि जितने लोग उतनी मुंह उतनी बातें, ऐसे करके इन्होंने कहा कि बहुत सारे ओपिनियंस होते हैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, और ये ओपिनियन हमेशा रहेंगे, जिसकी वजह से डिफरेंट ओपिनियन होने की वजह से क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट होता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और एक ऑर्गेनाइजेशन में जो कॉन्फ्लिक्ट है इसीलिए क्या है? नेचुरल है। कॉन्फ्लिक्ट क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में? नेचुरल है। इसे 100% कभी भी रिजोल्व नहीं किया जा सकता। कॉन्फ्लिक्ट हमेशा होते रहेंगे। इन्होंने साथ ही में ये भी कहा कि जो कॉन्फ्लिक्ट है वो गुड या फिर बैड नहीं होता है। कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होगा कि दो से ज्यादा ओपिनियन है हमारे आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में, और ये आपस में आप कह सकते हैं कि क्लैश कर रहे हैं। कोई बोल रहा है कि हमें एक रास्ते से एबीसी रास्ते के थ्रू पहुंचना है, एक बंदा बोल रहा है कि हमें एबीसी रास्ते के थ्रू गोल तक पहुंचना है, और दूसरी जगह बोला जा रहा है कि हमें एक्स वाई जी रास्ते से गोल तक पहुंचना है। तो उन्होंने कहा कि अलग अलग ओपिनियन होते हैं, ओपिनियंस में कॉन्फ्लिक्ट होता है। तो कॉन्फ्लिक्ट अच्छा या बुरा नहीं होता कि कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो ये बुरी बात है, कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट तो नेचर है, कॉन्फ्लिक्ट हमेशा बना रहेगा, तो इसे खत्म नहीं किया जा सकता कॉन्फ्लिक्ट को, बल्कि क्या है? कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव वे में यूज करने की कोशिश करनी चाहिए। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने की कोशिश नहीं करनी। कॉन्फ्लिक्ट को खत्म कब होगा? जब ओपिनियन अलग अलग ओपिनियन नहीं होंगे, एक ही ओपिनियन होगा, तो कॉन्फ्लिक्ट आप कह सकते हैं खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर एक ही ओपिनियन बच गया तो यानी कि बाकी लोग भी नहीं बचेंगे, क्योंकि लोगों के साथ ओपिनियन तो आएंगे ही। तो इसीलिए क्या है? कॉन्फ्लिक्ट अच्छा या बुरा नहीं, कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करने की कोशिश नहीं करनी, बल्कि कॉन्फ्लिक्ट को कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव वे में ट्रांसफॉर्म करके यूज करने की कोशिश करनी चाहिए हमें। आई होप आपको यहां तक क्लियर हुआ होगा मैरी पार्कर फुलेट का ये कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट का कंसेप्ट। आगे से और डिटेल में हम समझेंगे। ओके, तो दो चीज आपको और यहाँ पे ध्यान रखनी है कि जो मॉडर्न मदर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट है ये कहा जाता है लिलियन गिलबर्ट को, और प्रोफेट ऑफ मैनेजमेंट ये कहा जाता है मैरी पार्कर फुलेट को। ओके, आई थिंक ये क्लियर है ना। तो आगे बढ़ते हैं। इन्होंने एक और कंसेप्ट यहां पे हमें दिया, वो था 3 वेज टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट, कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट का हम कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, तो यहां पे एक चीज निकल कर आती है। इन्होंने कहा कि कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के 3 तरीके हो सकते हैं। 3 तरीके हो सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के। तो पहला तरीका है, पहला वे है डोमिनेशन। डोमिनेशन किस तरीके से? इन्होंने कहा कि एक साइड, आपको पता है कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है कि दो अलग अलग ओपिनियंस हैं ना, दो अलग अलग पार्टीज है, दोनों के अलग अलग ओपिनियंस है। इन्होंने कहा कि एक साइड जो पावरफुल है, जिनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, एक साइड जो पावरफुल है उसके डोमिनेशन के साथ कमजोर को सप्रेस किया जाएगा और कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा। इसे समझते हैं और अच्छे से, इसे समझते हैं और अच्छे से। हमारे पास दो पार्टीज हैं, दो इंसान हैं, एक का नाम है एबीसी और दूसरे का इंसान है एक्स वाई जी, दूसरे इंसान का नाम है। दोनों के अलग अलग ओपिनियन है, दोनों के अलग अलग ओपिनियन होने की वजह से दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है। हमने एबीसी ने क्या किया कि डरा धमका के किसी भी तरीके से क्या किया कि एक्स वाई जी को दबा दिया, उसने अपनी ओपिनियन रखना ही बंद कर दिया, तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म ही हो जाएगा, क्योंकि वहां तो एक ही ओपिनियन बचा।
क्योंकि दो ओपिनियंस में कॉन्फ्लिक्ट था ना। इसे अभी एक दूसरे एग्जाम्पल के साथ भी समझते हैं। ओके, तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है यहाँ पे? तो दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो सकता है कि हमारे पास एक आप कह सकते हैं कि एक मदर है, एक उसका चाइल्ड है। तो अभी चाइल्ड क्या कहता है कि मुझे क्या खानी है? चॉकलेट। अभी मदर क्या कहती है कि तुम चॉकलेट नहीं खाओगे। अभी इन्हें खानी है, इन्हें नहीं, इन्हें बोला कि नहीं खानी है, तो दोनों के ओपिनियन अलग अलग हैं, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट होगा कि बात किसकी मानी जाए। तो डोमिनेशन क्या है कि अब अभी मदर क्या है कि अभी मदर उससे चॉकलेट छीन सकती है क्योंकि वो उसका बच्चा है। चॉकलेट उससे ले लेगी, या उसे मार सकती है, उसे डांट सकती है, या उसे पैसे ना दे चॉकलेट लेने के लिए। तो क्या है कि डोमिनेशन के साथ दूसरे ओपिनियन को वो सप्रेस कर देगी, इस ओपिनियन को ही खत्म कर देगी कि तुम बोल के दिखाओ। वो बोलेगा ही नहीं बच्चा। तो यहाँ का एक ओपिनियन खत्म हो गया, तो एक ही ओपिनियन बचा। तो क्या यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होगा? नहीं होगा, क्योंकि एक ही ओपिनियन बचा। कॉन्फ्लिक्ट को हमने रिजोल्व कर दिया, दूसरे ओपिनियन को खत्म ही कर दिया। तो ये है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का पहला तरीका, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का पहला तरीका, जिसके साथ हम क्या करते हैं कि डोमिनेशन के साथ कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो फूलेट ने कहा कि ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता, क्योंकि जब वो बच्चा बड़ा हो जाएगा तो उसकी मदर उसे डांट नहीं पाएगी, उसकी मदर उसे मार नहीं पाएगी, उसकी मदर उससे पैसे नहीं छीन पाएगी, वो खुद से पैसे कमाने लगेगा। तो उसका जो ओपिनियन था कि मुझे चॉकलेट खानी है, वो ओपिनियन अभी बड़ा हो जाएगा और ये ओपिनियन यहीं पे रहेगा। तो क्या इनमें कॉन्फ्लिक्ट होगा? फिर से कॉन्फ्लिक्ट होगा। यानी कि आप कह सकते हैं कि जब उसे मौका मिलेगा तो वो रेबल करेगा, तो वो विरोध करेगा बच्चा, जब वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि अभी उसे सप्रेस नहीं किया जा सकता। उसकी सोच नहीं बदलेगी, उसका ओपिनियन नहीं बदलेगा, बस वो अपना, आप कह सकते हैं कि उस टाइम के लिए सप्रेस होकर अपना ओपिनियन छोड़ गया था उस टाइम पे, तो उसके इंटरेस्ट नहीं बदलेंगे। यानी कि जब वो पावरफुल होगा तो कॉन्फ्लिक्ट फिर से आके खड़ा हो जाएगा। तो यानी कि इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट को कुछ टाइम के लिए तो रिजोल्व किया जा सकता है, लेकिन परमानेंटली रिजोल्व नहीं किया जा सकता डोमिनेशन के साथ। अभी समझते हैं दूसरे वे को। तो दूसरा वे है कॉम्प्रोमाइज। यहां पे बच्चे और उसका एग्जांपल ही लेंगे। चाइल्ड बोल रहा है कि मुझे कुछ मीठा खाना है, उसे कुछ स्वीट खाना है ना। उसकी मदर बोल रही है कि नहीं, स्वीट खाने से दांत खराब हो जाते हैं, दांत खराब हो जाते हैं। ये इसका ओपिनियन है, ये इसका ओपिनियन है, दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है। ये बोलता है कि मुझे स्वीट खाने वो बोलते हैं कि दांत खराब हो जाएंगे। मुझे चॉकलेट खानी वो बोलते हैं कि दांत खराब हो जाएंगे। अभी मदर क्या बोलती है कि अच्छा चलो ऐसे करो कि तुम्हें स्वीट्स खाने हैं तो मैं तुम्हें घर पे बना के कुछ, एक आप कह सकते हैं कि सूजी का हलवा बना के दे देती हूँ। तो बच्चा कहेगा अच्छा ठीक है, मुझे चॉकलेट खानी थी तो मैं चॉकलेट रहने देता हूँ, मुझे मीठा खाने का ही मन कर रहा था तो मैं सूजी का हलवा खा लेता हूँ। अभी मदर ने कहा कि हाँ, कि ज्यादा टीथ खराब नहीं होंगे, थोड़े खराब होंगे, क्योंकि घर की चीज है तो ज्यादा मिलावट भी नहीं होती, तो नहीं होता। तो वो थोड़ा इंटरेस्ट यहाँ पे मदर ने छोड़ा। वो पहले बात कर रही थी खाना ही नहीं है मीठा, तो उसने कहा कि अच्छा चलो मीठा खा लो, लेकिन घर का खा लो। ये बोल रहे थे कि मुझे चॉकलेट खानी है, तो इन्होंने कहा कि अच्छा चॉकलेट रहने देते हैं, तो मीठा खाना है तो हलवा खा लेते हैं। तो थोड़ा इन्होंने इंटरेस्ट छोड़ा, थोड़ा इन्होंने इंटरेस्ट छोड़ा, दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया ना। दोनों के बीच में कॉम्प्रोमाइज हो गया ना, एक दिन के लिए उन्होंने अपना अपना इंटरेस्ट छोड़ दिया, कॉम्प्रोमाइज हो गया। तो कॉन्फ्लिक्ट थोड़ी देर के लिए तो खत्म हो गया, लेकिन दूसरे दिन अभी आपको पता है कि अगर उसे चॉकलेट खानी है, एक दिन उसने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, दूसरे दिन कर लिया, तीसरे दिन कर लिया, चौथे दिन कर लिया, फिफ्थ डे नहीं कर पाएगा। ये भी एक दिन सूजी का हलवा बना देंगी, दूसरे दिन बना देंगी, तीसरे दिन खीर बना देंगी, चौथे दिन बना देंगी। ये कहेंगी कि नहीं, मीठा तो तुम फिर भी खा रहे हो, तो दांत तो तुम्हारे खराब होंगे, तो पांचवें दिन मैं नहीं बनाऊंगी। ये बोल रहे हैं पांचवें दिन मैं भी नहीं खाऊंगा, मुझे भी चॉकलेट ही खानी है। तो कॉन्फ्लिक्ट फिर से सामने आ गया, क्योंकि इंटरेस्ट इन्होंने भी नहीं छोड़ा, इंटरेस्ट इन्होंने भी नहीं छोड़ा। कॉम्प्रोमाइज थोड़े ही टाइम के लिए चलता है, परमानेंटली इंटरेस्ट नहीं छोड़े जा सकते।
तो क्या कॉम्प्रोमाइज के साथ किया हुआ कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने का तरीका या कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने का आप कह सकते हैं कि कोशिश भी परमानेंटली नहीं सक्सेसफुल हो सकती। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हुआ होगा। ओके, तीसरी जगह पे उन्होंने बताया कि जो तीसरा वे है वो है इंटीग्रेशन, उसे उन्होंने इंटीग्रेशन कहा है। अब इंटीग्रेशन का क्या मतलब? तो यहां पे आप कह सकते हैं कि जो डोमिनेशन था, एक साइड पावरफुल थी, उसकी हार जीत हो रही थी और वीक की हार हो रही थी। यहाँ पे दोनों ही बंदे हार रहे थे कुछ टाइम के लिए, कुछ टाइम के लिए जीत रहे थे। यहाँ पे किसी की हार या फिर जीत नहीं होगी, दोनों के द्वारा एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व किया जाएगा। पहले यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट का रूट कॉज ढूंढा जाएगा और फिर उसे परमानेंटली रिजोल्व कर दिया जाएगा। इसी को यूज करके कंस्ट्रक्टिवली खत्म किया जा सकता है। कैसे कंस्ट्रक्टिव? कैसे? दो लोग हैं एक कंपनी में, ए और बी, दोनों को आपको पता है कि मिलके काम करना है और मिलके काम करेंगे तो ज्यादा तेजी से आगे बढ़ेंगे, दोनों को साथ में रहना है। लेकिन ए बोल रहा था कि इस तरफ जाओ, बी बोल रहा था कि इस तरफ जाओ, दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट था। दोनों ने एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग के साथ सोचा कि हम इस तरफ को जाते हैं, तो अभी दोनों साथ में चल रहे हैं, पहले दोनों अलग अलग चल रहे थे। अभी क्या ये कंस्ट्रक्टिव हो गया ना ये कॉन्फ्लिक्ट, इसको कंस्ट्रक्टिव वे में यूज कर लिया और ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। तो हम मदर वाले एग्जांपल के थ्रू इसे समझने की कोशिश करते हैं। मदर बोल रही थी कि आपको स्वीट्स नहीं खाने, आपके टीथ खराब हो जाएंगे। चाइल्ड बोल रहा था कि नहीं, हमें तो खाना ही खाना है चॉकलेट, हमें तो खाना ही खाना है चॉकलेट। अभी यहाँ पे क्या बात हुई कि इन्होंने पहले रूट कोज ढूंढा कि हम लड़ क्यों रहे हैं। तो लड़ इसलिए रहे हैं कि मदर ने बताया कि अगर चॉकलेट खाते हैं तो टीथ खराब होते हैं, कि देखो आपकी नानी जी को देखो, उनके टीथ खराब हो चुके हैं, उन्होंने बहुत चॉकलेट्स खाई थी उस टाइम पे। तो ये बोलते हैं कि मेरा लेकिन मन करता है चॉकलेट खाने का। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, अगर रूट कोज यही है ना कि चॉकलेट है रूट कोज और टीथ खराब होना यही रूट कोज है इसका, तो उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, तो मैं ऐसे करता हूं, मैं एक वीक में, अभी मुझे समझ में आ गया कि इससे खराब होते हैं टीथ, लेकिन मुझसे नहीं रहा जाता, तो मैं क्या करता हूं, धीरे धीरे इसे खत्म कर दूं क्या चॉकलेट खाने को, अपनी आदत को। मैं पहले 2 दिन बाद खाता हूं, फिर 4 दिन बाद खाया करूंगा, और फिर 1 वीक के बाद, और फिर 15 दिन के बाद फिर मेरी आदत छूट जाएगी। क्या मैं ऐसा कर सकता हूं मदर? तो उन्होंने कहा कि हाँ, ये सही बात है। रूट कोज क्या था? इस बंदे की हैबिट, इस बच्चे की हैबिट थी चॉकलेट खाने की, ये रूट कोज था। छोड़ ये सकता था लेकिन इसकी हैबिट थी, एडिक्शन था। तो इन्होंने कहा कि एडिक्शन है तो मैं आज तो नहीं छोड़ पाऊंगा, एक दिन में नहीं छोड़ पाऊंगा, क्या मैं धीरे धीरे छोड़ सकता हूँ? आप मेरे लिए 15 दिन तक चॉकलेट ले आ सकती हैं? तो उसने कहा कि हाँ, अल्टीमेट गोल तो हमारा चॉकलेट छोड़ना ही है ना, तो कोई बात नहीं, अभी मैं आपको देना शुरू कर देती हूँ। तो इन्होंने रूट को ढूंढा और परमानेंटली रिजोल्व कर दिया उस कॉन्फ्लिक्ट को। और बाद में कंस्ट्रक्टिव क्या? अभी कंस्ट्रक्टिव का क्या मतलब हुआ? इन दोनों को साथ में ही रहना है हमेशा, मदर और चाइल्ड को। तो अभी इनका जो रिलेशन था, रिलेशन में से जब कॉन्फ्लिक्ट चला गया तो इनका रिलेशन पहले की तरह अच्छा हो गया। अब ये दोनों मिलके किसके लिए काम कर सकते हैं? एक हेल्दी लाइफ के लिए। तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्व हो गया और इसे कंस्ट्रक्टिव वे में, कंस्ट्रक्टिव क्या, प्रोडक्टिव क्या, हेल्दी लाइफ के लिए दोनों भी काम कर रहे हैं इसी रिलेशन के थ्रू। ये है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का कंसेप्ट मैरी पार्कर फूलेट का। अभी इसको पूरे को उठा के ऑर्गेनाइजेशन में इंप्लीमेंट कर दो, बस यही इनका कंसेप्ट है। ओके, तो आपको एक चीज याद रखनी है कि यहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है, आपने अपनी लाइफ से इसको जोड़ के देखना है कि आपकी लाइफ में भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होंगे, आपके घर में, आपके भाई बहन, आपके हस्बैंड या आपके वाइफ के साथ, आपके पेरेंट्स के साथ बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट होंगे। वो कैसे डोमिनेशन के साथ सही होते हैं, कभी कभी कॉम्प्रोमाइज के साथ उन्हें रिजोल्व करने की कोशिश करते हैं, कभी इंटीग्रेशन के साथ। तो ये बातें आपने अपनी लाइफ से जोड़ के देखनी है, तो आपको ज्यादा देर तक याद रहेंगी। ओके, नेक्स्ट करते हैं डीपर्सनलाइजेशन ऑर्डर्स एंड सिचुएशनल ऑर्डर्स का उनका कंसेप्ट। तो मैरी पार्कर फूलेट ने अगला कंसेप्ट दिया है डीपर्सनलाइजेशन और सिचुएशनल ऑर्डर्स का। इसमें वो हमें क्या बताती है? वो कहती है कि जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है मैनेजमेंट का, वो होता है कि इशू और पास करना ऑर्डर्स को। जो मैनेजमेंट है वो ये सोचता है कि मेरा काम है ऑर्डर्स को इशू करना है,
इससे अलावा मेरा कोई काम नहीं है, मतलब ये मेरा बड़ा काम है कि ऑर्डर्स को इश्यू करना, यही मेरा मेन काम है, यही वो सोचता है ना। लेकिन उन्होंने कहा, मैरी पार्कर फूलर ने, कि हमें ये भी देखना चाहिए कि जो ऑर्डर्स हमने पास किए हैं क्या प्रॉपरली फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, इसे भी ध्यान देना चाहिए। एक और उन्होंने इनमें पॉइंट जोड़ा, उन्होंने कहा कि अभी तक सिर्फ ऑर्डर देने के ऊपर ही जोर दिया जाता था कि ऑर्डर कैसे दें कैसे ना दें। दूसरा पॉइंट ये देखना चाहिए कि ऑर्डर फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तीसरा पॉइंट, अगर कोई इंप्लॉई पनिशमेंट के डर से ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है तो मेन ऑब्जेक्टिव तक नहीं पहुंचा जा पाएगा, क्योंकि वो खुद से उन्हें फॉलो नहीं कर रहा। इसे अभी हमें समझना पड़ेगा, थोड़ा डिटेल में समझना पड़ेगा इसे। आपके पेरेंट्स ने आपको एक ऑर्डर दिया, ऑर्डर मान के चलेंगे अभी, वो ये था कि डेली आपको 8 घंटे कम से कम पढ़ना है, तभी आपका नेट का एग्जामिनेशन पास हो पाएगा। ये आपके लिए एक ऑर्डर था। आप अभी क्या कर रहे हो, आप नहीं पढ़ना चाहते 8 घंटे, सच में बताओ, मतलब कि उसके अकॉर्डिंग, एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आप नहीं पढ़ना चाहते उस सिचुएशन में, लेकिन आपको 8 घंटे बैठना पड़ता है। तो आप डर की वजह से, क्योंकि आपके घर वालों ने बोला कि अगर पास हुआ ना हुआ वो बात की बात है, लेकिन आप नहीं 8 घंटे बच्चे पढ़ते हो तो आपको नया फोन नहीं दिलाया जाएगा, नई गाड़ी नहीं दिलाई जाएगी अगर आप 8 घंटे नहीं पढ़ते। आपको पता चल गया कि ना तो मुझे कुछ खाने को मिलेगा, ना मेरी पॉकेट मनी कम हो जाएगी, मुझे नया फोन भी नहीं दिलाया जाएगा, सब कुछ मेरे लिए खत्म हो जाएगा अगर मैं 8 घंटे नहीं पढ़ता हूं। तो आप डर के कारण वो ऑर्डर को मान रहे हो, आप पनिशमेंट की वजह से, डर की वजह से ऑर्डर मान रहे हो। लेकिन जो डर की वजह से माना जाता है उसके थ्रू ऑब्जेक्टिव तक नहीं पहुंचा जा पाता। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या था कि आप नेट का एग्जामिनेशन क्रैक कर लो, यही ऑब्जेक्टिव है ना अल्टीमेट 8 घंटे का। लेकिन आप खुद से नहीं 8 घंटे पढ़ रहे, घर वाले बिठा रहे हैं और डर की वजह से बैठ रहे हैं, तो 8 घंटे आप टेबल और चेयर के आगे तो बैठे हो, आपके सामने बुक्स भी खुली है 8 घंटे तक, पेन भी है हाथ में, लेकिन पूरे 8 घंटे आप वहां तो बैठे हो, ऑर्डर तो मान रहे हो डर की वजह से, लेकिन 8 घंटे आप पढ़ नहीं रहे, 8 घंटे आपके दिमाग में कुछ दूसरी बातें चल रही है। तो क्या आपका ये ऑब्जेक्टिव अटेन हो पाएगा कि नहीं, कि आपका नेट का एग्जामिनेशन हो जाए? बिल्कुल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने डर की वजह से माना, और जो 8 घंटे की जरूरत थी वो आपने उस टाइम पे नहीं किया, लेकिन 8 घंटे उनके कहे अकॉर्डिंग बैठे रहे, ऑर्डर मान लिया आपने। देखो, ऑर्डर यहाँ पे माने गए, ऑब्जेक्टिव नहीं पूरा हुआ। क्यों? ऑर्डर मान लिया गया, ऑब्जेक्टिव नहीं पूरा हुआ। क्यों? क्योंकि आपने डर की वजह से उसे माना। दूसरी जगह क्या है कि डर की वजह से नहीं, आपको खुद से फॉलो करना है। आप खुद से फॉलो करोगे, अगर 8 घंटे बैठोगे तो जरूर ही आप पढ़ के पेपर पास कर सकते हैं। ओके, तो अभी तक हमने ये समझा है कि आप ऑर्डर्स को कब फॉलो नहीं करते हो। अभी हम ये समझे कि उनके अकॉर्डिंग डीपर्सनलाइजेशन ऑफ ऑर्डर्स का मतलब क्या है, सिचुएशनल ऑर्डर्स का मतलब क्या है। तो उन्होंने कहा है कि जब आपको कोई सामने वाला ऑर्डर इशू करता है आपके लिए, तो आप उसे बहुत कम तो आप बहुत कम फॉलो करते हो, है ना। लेकिन उन्होंने कहा कि लॉ ऑफ सिचुएशन से आपको ऑर्डर्स खुद ब खुद रिसीव करना है। उनका कहने का मतलब है कि आप एज अ एम्प्लॉय काम करोगे और आपको कोई ऑर्डर नहीं करेगा, बल्कि आप उस जिस सिचुएशन में होंगे, जो आप कह सकते हैं कि आपके लिए वहां पे काम है, जिसके लिए आपको रिक्रूट किया गया है, वो काम आप करते जाओगे, और जहां भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको लगेगा कि ये काम मुझे ज्यादा, आप कह सकते हो स्पीड से करना है, कम से करना है, या ये काम भी मुझे कर लेना चाहिए, तो वो आप काम करोगे, उस सिचुएशन से ऑर्डर रिसीव करोगे, उस सिचुएशन से ऑर्डर रिसीव करोगे कि उस सिचुएशन की क्या डिमांड है, कि आपको क्या करना चाहिए। हो सकता है कि आप कह सकते हैं कि दोपहर का टाइम हो, वहां पे बहुत ज्यादा आपकी कंपनी बहुत ज्यादा, आप कह सकते हैं कि कस्टमर्स होते हो, लेकिन आपका उस टाइम पे रेस्ट है 1 घंटे का, 12 से 1 का, लेकिन उस सिचुएशन से आप ऑर्डर रिसीव करते हो कि इस टाइम पे भी मुझे काम करना चाहिए, 2 से 3 के बीच कस्टमर नहीं होते, तो मैं 2 के 3 के बीच ब्रेक ले लेता हूं।
तो आपने सिचुएशन से ऑर्डर रिसीव किया कि वहां पे मेरी ज्यादा जरूरत है तो मैं डिमांड के अकॉर्डिंग काम कर देता हूँ सिचुएशन की। तो ये है डीपर्सनलाइजेशन ऑफ ऑर्डर्स की ऑर्डर आपको कोई नहीं करेगा। ओके, सभी सिचुएशन की डिमांड के अकॉर्डिंग काम करेंगे, ऑर्डर सिचुएशन से मिलेगा। ओके, तो नेक्स्ट है पावर, कंट्रोल एंड अथॉरिटी का उनका कंसेप्ट। उन्होंने कहा कि पावर का मतलब होता है कि आपकी कैपेसिटी या आपकी कैपेबिलिटी सामने वाले में चेंज लेके आने की, उसे पावर कहा जाएगा। टाइप्स ऑफ पावर उन्होंने बताया कि ये है पावर। सेकंड टाइप ऑफ पावर क्या है, पहला पावर टाइप क्या है, पावर ओवर, और दूसरा पावर विद। उन्होंने कहा कि पावर विद ज्यादा बेटर है। पावर ओवर का मतलब क्या हुआ कि आपके पास पावर है ओवर 15 पीपल, यानी कि 15 लोगों को ऊपर आपके पास पावर, आप डिसीजन लेते हो तो 15 लोग आपके अकॉर्डिंग काम करते हैं, ये है पावर ओवर। पावर विद का मतलब क्या हुआ कि आपके पास पावर है, 15 लोग आपके अंडर है, लेकिन आप उनके साथ मिलकर डिसीजन लेते हो और आप फिर काम करते हो। पावर विद, उनके साथ मिलकर डिसीजन लेके साथ मिलकर काम करना, पावर को यूज करना। पावर विद उन्होंने कहा कि बेटर होता है। उसके बाद अथॉरिटी, तो राइटफुल और लेजिटिमेट यूज ऑफ पावर, उसे अथॉरिटी कहा जाता है। कंट्रोल में है फैक्ट कंट्रोल एंड मैन कंट्रोल। इसमें उन्होंने कहा कि जो सेकंड टाइप है इसमें, ठीक है, कोरिलेटेड कंट्रोल एंड सुपर इम्पोज्ड कंट्रोल। उन्होंने कहा कि कंट्रोल दो टाइप के होते हैं, फैक्ट कंट्रोल, मैन कंट्रोल, ये पहला है। दूसरा टाइप है कोरिलेटेड कंट्रोल एंड सुपर इम्पोज्ड कंट्रोल। तो ये नाम आपने याद रखने इसी तरीके से। और इसमें उन्होंने प्रेफर किसे किया है, फैक्ट कंट्रोल एंड मैन कंट्रोल को उन्होंने प्रेफर किया है। किसकी जगह पे प्रेफर किया है, आप कह सकते हैं कि कोरिलेटेड कंट्रोल को। ओके ओके, बताओ यहां तक। ओके, तो इसे हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि उन्होंने पहले टाइप में से फैक्ट कंट्रोल और मैन कंट्रोल में से प्रेफर किया फैक्ट कंट्रोल को। ओके, और दूसरी जगह पे आप कह सकते हैं कि उन्होंने प्रेफर किया कोरिलेटेड कंट्रोल को। ओके, प्लानिंग एंड कोऑर्डिनेशन उनका अगला कंसेप्ट है। तो उन्होंने कहा कि कोऑर्डिनेशन एज द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप ऑफ ऑल फैक्टर्स इन अ सिचुएशन, कि सारी सिचुएशन में आप कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल एक रिलेशनशिप होता है कोऑर्डिनेशन का, जो कि जरूरी भी है ना। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि सभी पार्ट्स एक दूसरे के रिलेटेड होना चाहिए, तभी कोऑर्डिनेशन होगा, तभी मिलके काम कर पाएंगे। तो कोऑर्डिनेशन बाय डायरेक्ट कंट्रोल, तो आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में हमें कोऑर्डिनेशन बनाना है, तालमेल बनाना है, तो इसका पहला तरीका है डायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं। तो कोई एक अथॉरिटी है जो इंडिविजुअल के द्वारा कोऑर्डिनेशन को लागू किया जा रहा है, उसे डायरेक्ट कंट्रोल कहेंगे। इसका मतलब क्या है, वो पहली चीज हमें क्लियर है ना कि हमें कोऑर्डिनेशन चाहिए, तालमेल चाहिए, यानी कि सभी एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर पाए। तो पहला इसका तरीका है डायरेक्ट कंट्रोल। डायरेक्ट कंट्रोल का मतलब क्या है कि जो मैनेजर है, सुपरवाइजर है, जो मेन अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी ही सभी को कोऑर्डिनेट करने की कोशिश कर रही है। वो बोल रहे कि तुम ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, कोऑर्डिनेशन बना रही है ऐसे करके। ये पहला तरीका है। दूसरा तरीका है कोऑर्डिनेशन इन अर्ली स्टेजेस। इसका क्या मतलब है, तो ऑल मेंबर विल बी पार्टिसिपेट इन स्टार्टिंग डिसीजन मेकिंग। आपको पता है कि कोई भी काम कब से शुरू होता है, जब डिसीजन लिया जाता है। तो इसी स्टेज के ऊपर सबकी एक्टिव पार्टनरशिप होगी, जब सभी लोग मिलकर डिसीजन लेंगे। अभी पहली बात तो ये कि इसने डिसीजन लेके सभी को काम सौंप दिया, यहां पे सभी लोगों ने मिलकर डिसीजन लिया। किसी ने बोला कि ए बी सी तरीके से काम करो, किसी ने बोला ए डी बी तरीके से काम करो, किसी ने बोला एक्स वाई ए तरीके से काम करो। आपने देखा होगा कि अभी इन सभी को मिला के हमने, आप कह सकते हैं कि डिसीजन ले लिया। अभी जो डिसीजन लिया जाएगा उसमें इसका ए, इसका ए, इसका ए तो कॉमन है ना, तो यानी कि सभी की कुछ कॉमन चीजें हैं जो कि डिसीजन में होंगी। तो जब डिसीजन में, पॉलिसी मेकिंग में सभी का कुछ ना कुछ पार्टिसिपेशन था, सभी की थोड़ी सी बात सुनी गई, तो सभी को लगेगा ना कि जो पॉलिसी है मेरे थ्रू है, मेरे अकॉर्डिंग बनी है, तो उस पॉलिसी को तो मैं फॉलो कर ही सकता हूं। तो सभी लोग उस पॉलिसी को, उस डिसीजन को, उस गोल को अचीव करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो उनका खुद का गोल बन जाएगा। उन्हें लगेगा ना कि अभी सभी मिलके काम करते हैं ताकि ये अल्टीमेट गोल हम अचीव कर सके। क्यों? क्योंकि ये मेरा खुद का गोल है। तो सभी दूसरे की हेल्प करने की कोशिश करेंगे ताकि अल्टीमेट गोल हम अचीव कर सके। तो इससे कोऑर्डिनेशन आता है, अगर हम अर्ली स्टेज के ऊपर करते हैं, ठीक है।
एक चीज उन्होंने और कही कि जो कोऑर्डिनेशन है वो कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये नहीं कि आज कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश कर लिया कल को जरूरत नहीं है, इसे डेली 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 आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा सभी चीजों को, नहीं तो बिखर जाती हैं चीजें। डेली आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि तालमेल बना रहे। ओके, नेक्स्ट है उनका कंसेप्ट लीडरशिप का। तो लीडरशिप के बारे में उन्होंने क्या लिखा, तो उन्होंने कहा कि लीडर इज नॉट हु इज हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने कहा कि जो हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उसी को लीडर नहीं कहा जा सकता। क्यों? उन्होंने कहा कि जो भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग सारे ऑर्गेनाइजेशन को समझ सके, ऑर्गेनाइजेशन को इंटरेस्ट को समझ सके, वही वहां पे क्या है, लीडर है। दोबारा समझते हैं, उन्होंने कहा कि लीडर एक पोजीशन नहीं है, लीडर एक पोस्ट नहीं है जो कि हेड ऑफ गवर्नमेंट उसी को लीडर कहा जाएगा, हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं। जो सिचुएशन को समझ के उस टाइम पे, जो भी सिचुएशन को समझ के उस टाइम पे ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई काम करता है तो वो लीडर कहलाया जाएगा, क्योंकि वो लीड कर रहा है उस टाइम पे, उसे पता है पूरी ऑर्गेनाइजेशन है, कॉम्प्रिहेंसिव विजन उसके पास है कि कब क्या जरूरत है, और इस सिचुएशन में उसे पता था कि क्या करना चाहिए। अगर उसने वो चीज की तो वो लीडर है, तो उसको उस टाइम पे लीडर माना जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो लीड कर रहा है ना उस टाइम पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन को। क्वालिटीज क्या क्या होनी चाहिए लीडर में, तो कोऑर्डिनेशन बनाए रखने की, ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव इंटरेस्ट की जानकारी हो, उसे एंटिसिपेशन हो, प्रेडिक्टिव हो, आउटकम को पहले से जान लेने की एबिलिटी होनी चाहिए। ये सब कुछ होना चाहिए एक लीडर में, क्वालिटीज होनी चाहिए, मैरी पार्कर फूलेट ने कहा। ओके, उन्होंने कहा कि लीडर्स के कितने टाइप होते हैं। उन्होंने टाइप्स ऑफ लीडरशिप के बारे में हमें बताया कि उन्होंने बताया कि पहले तरीके का होल्ड ऑफ फॉर्मल अथॉरिटी। आप कह सकते हैं कि पहला लीडर होता है जिसके पास फॉर्मल अथॉरिटी है, जिसके पास अथॉरिटी है कि हाँ मैं लीड करूंगा इस ऑर्गेनाइजेशन को, क्यों, क्योंकि मैं हूं सीईओ, ऐसे करके हो सकता है। लीडरशिप पर्सनैलिटी, उन्होंने कहा कि कुछ लोग होते हैं जिन्हें लीडरशिप मिलती है पर्सनैलिटी की वजह से, उनमें वो करिश्मा, वो वर्च्यू, वो पर्सनैलिटी, वो करिश्मा होता है कि जिसकी वजह से उन्हें सभी लोग लीडर मानने लग जाते हैं। इसका एग्जांपल देखो, आप एक स्कूल में हो, कॉलेज में हो, एक साइड तो आपके पास आप कह सकते हैं कि आपका एक मॉनिटर है, एक हेड बॉय या हेड गर्ल है जो कि टीचर ने बनाई हुई है, वो लीड कर रहा है क्लास को, और दूसरी साइड पे आप उसकी बात सुनते हो, कभी नहीं सुनते। दूसरी साइड पे आपके पास एक ऐसा बच्चा होता है जो उसमें करिश्मा होता है, पर्सनैलिटी होती है कि उसको आप अपना लीडर मान लेते हो, चाहे वो नहीं पढ़ता, कुछ भी नहीं करता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है ना, ऐसा होता है ना। तो ये होता है कि कुछ लोग लीडर होते हैं, चाहे उनके पास पोजीशन हो या ना हो, लेकिन सभी लोग उनसे पूछ के काम किया करते हैं। उनमें वो वर्च्यू, पर्सनैलिटी, करिश्मा होता है, चाहे उनके पास पोस्ट ना भी हो। ठीक है, लीडरशिप ऑफ फंक्शन, फंक्शन की लीडरशिप, कुछ लोग होते हैं ड्यू टू देयर नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज, उन्हें लीडरशिप आप कह सकते हैं कि मिल जाती है। इसका मतलब क्या होता है, लीडरशिप ऑफ फंक्शन का मतलब क्या, मान लो आप किसी स्कूल में हो, वहां पे एक आप कह सकते हैं कि एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया जा रहा है कि वहां पे एक डांस करवाया जाएगा, एक डांसिंग कंपटीशन होगा। वैसे तो आप कह सकते हैं कि इसको लीड करेंगे प्रिंसिपल, लेकिन प्रिंसिपल इसे लीड नहीं कर पाते। वहां पे डांसिंग कंपटीशन है तो ढूंढा जाता है कि कौन सा टीचर, फिर ढूंढा जाता है कि एक गेस्ट फैकल्टी में है, एक नया टीचर आया है जो कि एक हफ्ते के लिए, 15 दिन के लिए आया है, लेकिन वो डांस में बहुत अच्छा है, उसका बैकग्राउंड। तो इस फंक्शन की वजह से, क्योंकि ये फंक्शन वो परफॉर्म कर सकता है, तो वो यहाँ पे आके लीडर बन जाता है इस डांसिंग इवेंट का। तो ये लीडरशिप कैसे मिली आपको, इसे लीडरशिप ऑफ फंक्शन कहा जाता है कि कोई फंक्शन, आप कोई नॉलेज की वजह से आपको लीडरशिप दे दी जाती है। तो ये लीडरशिप एक्वायर करने के अलग अलग मीन्स हैं, अलग अलग साधन हैं जो कि हमें मैरी पार्कर फूलेट ने बताए। ओके, बाकी उनकी लाइफ के बारे में ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो यही था मैरी पार्कर फूलेट के बारे में।